ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 7 विषय विज्ञान। विज्ञान में हम पढ़ रहे थे चौथा चैप्टर ऊष्मा, यानी कि गर्मी किस तरीके से हम गर्मी का अनुभव करते हैं, या कोई चीज़ कोई भी वस्तु गर्म है या ठंडी, हम किस तरीके से उसका पता लगाते हैं, बॉडी का टेम्परेचर किस तरीके से मापते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अगले पार्ट में पढ़ा था। अब हम लोग आगे का पार्ट में पढ़ेंगे कि ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि ऊष्मा हमेशा जो है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती रहती है। यानी कि हम जब गैस पर या चूल्हे पर कोई भी ठंडा पतीला रखते हैं तो उसकी जो ज्वाला है वो उसको गर्म करती है पतीले को। पतीले के अंदर अगर हम कोई भी द्रव्य डालें, दूध या पानी डालें, तो पहले पतीला गर्म होता है, यानी जो ठंडा पतीला था वो ज्वाला के वजह से उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ। अब पतीले से वो ऊष्मा धीरे धीरे फिर पानी में जाता है, जिसकी वजह से पानी या दूध जो भी डाले वो हमारा गरम होने लगता है। इस तरीके से जो है कि ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी की ओर प्रवाहित होता रहता है, उसको भी गर्म कर देता है। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे क्रियाकलाप 4.6। एल्युमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लेंगे। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाएंगे। ये टुकड़े लगभग समान दूरी पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड न मिले तो आप छड़ को एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि एक हमने छड़ लिया, उस पर हमने मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपका दिए। ये छड़ यहाँ पे लोहे का भी या तांबे का या एल्युमिनियम का ले सकते हैं। ले करके उसको हम ईंट के द्वारा दबा दिए, और ये जो मोम है इस पे चिपका हुआ मोम, फिर इसके इधर साइड में हम एक मोमबत्ती को जलाएंगे। फिर मोमबत्ती को जलाने के गरम करेंगे तो मोमबत्ती से यहाँ पे ये जलना चालू होगा, यानी मोमबत्ती जलते हुए इसको गरम करेगा। ऊष्मा यहाँ पर पहले ये गरम होगा, ये छड़ यहाँ से गर्म होते होते फिर धीरे धीरे ऊष्मा का स्थानांतरण दूसरे साइड ठंडी की साइड में जाएगा। तो ये प्रयोग के द्वारा हमें इसका जाना पता चल जाएगा कि किस तरीके से जा रहा है। जैसे यहाँ पर हमारा मोमबत्ती के द्वारा इसको जैसे हम गर्म करते हैं तो ये गर्म होते होते इधर इसका ऊष्मा आया, और उस ऊष्मा की वजह से इस पर चिपका हुआ मोम गर्मी की वजह से पिघल करके नीचे गिर जाता है। तो यहाँ हमें पता चला कि ये मोमबत्ती के ज्वाला के द्वारा जो गर्म हुआ छड़ है उसका ऊष्मा यहाँ तक पहुँचा है। हमारे लास्ट वाला मोमबत्ती का जो चिपकाए थे मोम, हम वहाँ तक अभी ऊष्मा पहुँचने में किस तरीके से ये ज्वाला जाएगी वो हमारा जो क्रियाकलाप के द्वारा हमें पता चलेगा कि यहाँ तक आया तो ये मोम पिघल के गिरा। फिर इसके आगे ऊष्मा का संचरण आगे की ओर बढ़ेगा। यहाँ पे फिर गर्मी आई, उसके द्वारा यहाँ का मोम पिघलेगा और यहाँ का मोम गिरेगा। यानी कि पहला इधर गर्म होगा, फिर उसके बाद इधर गर्म होगा, फिर यहाँ पे और करते करते सबसे लास्ट में लास्ट वाला मोम गिरेगा। क्यों? क्योंकि ऊष्मा का संचरण डायरेक्ट वहाँ पे नहीं जाता है, धीरे धीरे यहाँ पे हर एक जगह को धीरे धीरे गर्म करते ऊष्मा का संचरण आगे की ओर बढ़ता है। मोम के टुकड़े का क्या होता है? क्या ये टुकड़े गिरना आप आरंभ करते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित होती है? यह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। कौन सी विधि के द्वारा ये ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है? चालन विधि के द्वारा। यानी चलते हुए धीरे धीरे, जिस प्रकार से आदमी चलते जाता है उसी प्रकार ऊष्मा का चालन विधि यहाँ पर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी गर्म होते होते ठंडे सिरे की ओर चलता है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? हाँ, अगर उसमें लकड़ी या प्लास्टिक की हत्थी लगी रहती है तो वो हमारे बर्तन की अपेक्षा कम गर्म होता है, वो गर्म जल्दी नहीं होता है। तो इससे हमें पता चला कि हमारा बर्तन जो है धातु का बर्तन वो जल्दी गर्म हो जाता है, बल्कि प्लास्टिक या लकड़ी देर से गर्म होता है।
इसकी जानकारी के लिए क्रियाकलाप 4.7 को देखेंगे। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लेंगे। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात यानी स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल, डिवाइडर एकत्रित करेंगे। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबाएंगे। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखेंगे तो फिर उसके बाद पता चलेगा। जैसे हमने आपके डिवाइडर अगर डाला तो थोड़ी देर बाद डिवाइडर का दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। लेकिन अगर हम प्लास्टिक के स्केल डालें या पेंसिल डालेंगे तो वो उसका दूसरा सिरा गर्म नहीं हो पाएगा जल्दी। इसी तरीके से स्टील का चम्मच डालें तो वो भी तुरंत गर्म हो जाता है उसका दूसरा सिरा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें एक सारणी बनानी है और उसमें हमें डालना है कि कौन सा चीज़ दूसरा सिरा गर्म होता है उसका कि नहीं होता है। गर्म पानी में डालने पर उससे पता चल जाएगा। दो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देता है, वह ऊष्मा का चालक कहलाता है। जैसे हमने चम्मच डाला स्टील का या डिवाइडर डाला लोहे का तो वो जल्दी गर्म हो जाता है, उसका दूसरा सिरा भी हमें गर्म का अनुभव कराता है। जबकि लकड़ी या प्लास्टिक का लकड़ी की पेंसिल हमने डाला या प्लास्टिक की फुलपट्टी को डाला, उसका दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो धातु था वो ऊष्मा का सुचालक है और जो लकड़ी और प्लास्टिक है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। तो इसी प्रकार से जो ऊष्मा को आसानी से, जो पदार्थ अपने से होकर के जाने देता है आसानी से, उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, तांबा यानी ये सारी चीज़ें है ऊष्मा का चालक होता है। और जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देता उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक हुआ, लकड़ी हुआ, हाँ, ये सब चीज़ें क्या है, ऊष्मा का कुचालक यानी ऊष्मारोधी कहा जाता है इसको। जल तथा वायु ये ऊष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम लोग ये क्रियाकलाप 4.8 को देखेंगे। गोल पेंदे का फ्लास्क लेंगे। यदि फ्लास्क उपलब्ध न हो तो बीकर भी लिया जा सकता है। इसे जल से भर देंगे यानी 2/3 उसमें पानी भरेंगे। इसको किसी तिपाई पर रखकर अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध करें जिससे कि नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म करेंगे। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा करेंगे। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखेंगे। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर हम उसको गर्म कर देंगे। इस जार में यहाँ पर हमने पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा क्रिस्टल रखा और मोमबत्ती के द्वारा इस बीकर को गर्म करेंगे। इस कांच के जार के द्वारा जो भी प्रक्रिया होगा पानी में वो हमें दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से स्वच्छ पानी में वो जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल हमने रखा था वो गर्म पा करके किस तरीके से पानी में फैलता है। उसके द्वारा हमें पता चलेगा कि किस तरीके से ऊष्मा का संचरण पानी में हो रहा है। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म होता है। पहले कहाँ का गर्म होगा, ज्वाला के पास का पानी गर्म होता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल फिर उसका स्थान लेते हैं, यानी गर्म जल उठ करके ऊपर गया और नीचे से फिर वो ठंडा जल वो फिर गर्म जल के यहाँ पे ज्वाला के पास में आते हैं। फिर वो गर्म होता है, फिर वो ऊपर की ओर उठता है, उसके आसपास का जो ठंडा जल होता है वो गर्म जल के जगह पर आ जाता है। इस तरीके से इसका चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरा पानी गर्म न हो जाए। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास के जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। इस प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। इसके पहले हम लोग चालन विधि पढ़े थे, अब ये है ऊष्मा का संवहन विधि। संवहन विधि है कि गर्म हो करके वो आगे की ओर बढ़ता रहता है। ऊष्मा का स्थानांतरण धीरे धीरे गर्म वाले वस्तु पदार्थ की जगह पे ठंडा पदार्थ आता है, वो भी गर्म होता रहता है और तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि पूरा का पूरा द्रव्य गर्म नहीं हो जाता है। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, धुआं किस दिशा में जाता है। ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। यानी जहाँ से ऊष्मा आ रही है वहाँ का वायु पहले गर्म होता है और वो गर्म होकर के आगे की ओर बढ़ता है और फिर ठंडी वायु जो है वो फिर वो गर्म वायु का स्थान ले लेती है
और वो फिर वो गर्म होकर के वो आगे बढ़ता है, फिर दूसरा ठंडी वायु उसकी जगह पर आता है। इसी तरीके से ये प्रक्रिया चलता रहता है। इसके लिए हम लोग क्रियाकलाप 4.9 देखेंगे। एक मोमबत्ती जलाइए, अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखेंगे, यानी पीछे की ओर। क्या दोनों हाथ आसानी से गर्म हो जाता है? एक समान गर्म होगा? हम मोमबत्ती के पास जो हाथ रखेंगे और एक उसके पीछे की ओर रखेंगे तो हमें क्या दोनों का ताप बराबर समान गर्मी दोनों को लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हमारा जो ज्वाला के नज़दीक हाथ है उसको ज़्यादा गर्मी का अनुभव होगा, और जो ज्वाला के हाथ के पीछे वाला हाथ है वो उसको गर्मी का अनुभव नहीं होता है। ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर की वायु का संवहन द्वारा गर्म होता है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी का अनुभव करता है। तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती है, इसलिए यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती है। यानी जैसे इसके नज़दीक हमारा जो हाथ है लौ के पास में, वायु उसका गर्म होकर के ये हमारे हाथ को ताप का अनुभव करा रहा है, लेकिन ये ऊपर की ओर है तो ये यहाँ का गर्म वायु वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, जो कि उसको पता चले कि गर्मी का है कि नहीं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल यानी धरती का जो जगह है थल, वह जल्दी गर्म हो जाता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उड़ती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की ओर अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यहाँ पे जैसे ज़मीन गर्म हो गया तो वहाँ का हवा जो है वो एकदम गर्म हो जाता है, और वो ठंडी गर्म हवा ऊपर की ओर उठता है। ऊपर की ओर उठने की वजह से ऐसा होता है कि समुद्र का जो ठंडा पानी होता है, पानी से होते हुए जो हवा आती है वो ठंडी होती है, और वो ठंडी हवा तट की ओर बह के आती है। इस तरीके से जो है हमें ठंडे समुद्र के तट के अंदर किनारे बैठने पर हमें ठंडा का अनुभव होता है। रात्रि में यह जो क्रिया है वो उल्टी हो जाती है, और समुद्र का जल जो है वो स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है और पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। तो स्थल का जो ठंडा हवा है वो समुद्र की ओर बहने लगता है। यह थल समीर कहलाता है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्माहट का अनुभव होता है। सूर्य से हम तब उष्मा कैसे पहुंचती है? सूर्य से हमारे तक उष्मा कैसे पहुंच पाती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हमें नहीं हो सकता है, क्योंकि इन दोनों प्रक्रम से उष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे कि वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक उष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आता है, उसे विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा उष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु या जल की आवश्यकता नहीं होती है, यह डायरेक्ट हमें मिल जाता है। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक या हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा उष्मा प्राप्त होती है, या हम चूल्हे के नज़दीक पहुँचते हैं तो हमें गर्मी का अनुभव होता है, जबकि हम उसको छूते नहीं हैं, उसके दूर पे आग के पास में बैठते हैं तो हमारे शरीर को जो गर्मी का अनुभव होता है, ये सब विकिरण के माध्यम के द्वारा होता है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ उष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को उष्मा देता है तथा उससे उष्मा का ग्रहण करता है। गर्मी के दिनों में हम बाहर के वातावरण से ठंडक लेते हैं, या फिर ठंडी के दिनों में हमारे शरीर का अगर ठंडक का अनुभव महसूस कर रहा है तो हम उस धूप में निकलते हैं और हमें गर्मी का अनुभव होता है। ये विकिरण के माध्यम के द्वारा होता है। सभी गर्म पिंड विकिरण के रूप में उष्मा विकिरित करते हैं। जब ये उष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इसका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो जा सकता है। उष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श दिया जाता है ताकि हम डायरेक्ट धूप के गर्मी से बच सकें। सर्दियों तथा गर्मी में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार।
सर्दी में हम ज़्यादा गाढ़े कलर के कपड़े पहनते हैं और गर्मी में हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं। उसका कारण ये होता है कि गाढ़ा रंग जो है वो ऊष्मा को ज़्यादा सोखता है और हल्का रंग ऊष्मा को ज़्यादा नहीं सोख पाता है। इसी प्रकार से हम लोग जो सोलर हीटर के द्वारा जो बर्तन में खाना पकाते हैं, सोलर कुकर जो बना होता है, उसका भी कलर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो ऊष्मा को ज़्यादा खींचता है जबकि सफ़ेद बर्तन की अपेक्षा। इसी तरीके से यहाँ पे एक क्रियाकलाप बताया कि दो हम बर्तन लिए हैं, एक सफ़ेद बर्तन और एक काला बर्तन, दोनों में पानी भर के रखे हैं। तो फिर धूप में रखने के बाद 1 घंटे के बाद हम दोनों बर्तनों को छू करके देखेंगे तो हमें ब्लैक कलर वाले का ज़्यादा हमें गर्मी का अनुभव होगा वाइट वाले की अपेक्षा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो गाढ़ा रंग होता है या काला रंग होता है वो ऊष्मा को तीव्रता से सोखता है। इसके लिए फिर क्रियाकलाप 4.11 है। इसका उपयोग दोनों डिब्बे ले लीजिए। हाँ, इन दोनों के में समान मात्रा में समान ताप का गर्म जल रखेंगे। दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रखेंगे। 10-15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात करेंगे। क्या दोनों डिब्बे का जल का ताप समान दर से कम हुआ है? गर्मी में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक होता है, क्योंकि गहरे रंग के पृष्ठ जो है वो अधिक ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। इसलिए सर्दियों में गहरे रंग का वस्त्र पहनना हमें अच्छा लगता है, जबकि गर्मी के दिनों में ठंडे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, यानी हल्के रंग के कपड़े पहनना ज़्यादा हमें अनुभव सुख का कराते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। ऐसा किस लिए? हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जो ऊन है वह उष्मारोधी होता है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु जो है वो वायु फंसी ट्रैप होती है, जो कि वायु को फंसा लेता है, यानी अंदर की वायु को बाहर नहीं जाने देता, बाहर की वायु को अंदर नहीं आने देता। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबल में किसी एक का चुनाव करने का उपयोग करने को छूट दी जाए, तो आप इसमें से किसे चुनेंगे? अगर हम पतले वाले 2 कंबल को लेंगे तो हमें ज़्यादा गर्मी का अनुभव होगा एक मोटे कंबल की अपेक्षा। 2 कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान होती है, जो कि फिर उसको बाहर निकलने नहीं देती है। इस प्रकार हमें पतले 2 कंबल से ज़्यादा गर्मी का अनुभव होता है एक मोटे कंबल की अपेक्षा। इस प्रकार हम लोग इस चैप्टर में विद्यार्थी मित्रों ऊष्मा के बारे में जाना, किस प्रकार से ऊष्मा को हम लोग मापते हैं, उसके लिए जो तापमापी का उपयोग करते हैं, तापमापी से फिर किस प्रकार से हम देख सकते हैं। किसी वस्तु का टेम्परेचर मापना हो तो अलग प्रकार का तापमापी, और बॉडी का टेम्परेचर मापना हो तो अलग प्रकार के तापमापी का उपयोग करते हैं। तो ऊष्मा किस तरीके से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर जाती है, ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़े। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है।